क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। यूपी के शाहजहांपुर में घर से हैंडपंप पर नहाने गई 4 और 8 साल की 2 बहनों में से एक की लाश मिली, जबकि दूसरी बच्ची घायल है। गांव वालों ने जब परिवार के साथ मिलकर खोजना शुरू किया तो 4 साल की बच्ची का शव घर से 1 किलोमीटर दूर एक खेत में मिला। वहीं दूसरी बच्ची का वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने की खेत में घायल हालत में वो मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल बच्ची का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। लड़की जो थी पढ़ के आई, नहाने के लिए गई, बाल्टी इनको रखा तो इनके लड़की मतलब 2 लड़कियां? 2 लड़की थी साहब। तो वो वहाँ से फिर मिली नहीं, तो गांव वाले हंगामा करके तो बागों में ढूंढने लगे। तो एक 30 बीघे का खेत था, लाटा जिसको बोलते हैं, उसी में साहब मिली। अच्छा, किस हालत में मिली? ये सर खून निकल गया था, दांत टूटे हुए थे सर। मरी पड़ी थी। दूसरी वाली वो कहाँ पे मिली? वो खेत में गन्ने की मिली सर। ये वाली और वो वाली में कितना दूरी थी दोनों में? थोड़े सा 1-1.5 खेत का फर्क है। उसके घर वाले जो हैं जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुंचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहां ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहां। उसकी बहन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन, चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक और मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां कॉलेज गई एक 25 साल की लड़की हाईवे पर जली हालत में मिली। लड़की के पिता का कहना है कि वो बेटी को कॉलेज छोड़कर गए थे, लेकिन जब वापस लेने आए तो वो उसे वहां नहीं मिली। बाद में जली हुई हालत में हाईवे पर मिली। लड़की का इलाज हो रहा है और वो होश में, लेकिन घटना के बारे में नहीं बता पा रही। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई। उसके पूरी तरह होश में है और उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई, तो सब बता रही है। लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में, उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में एक अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया। घायल हालत में घर पहुंची लड़की ने आपबीती बताई, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 376, 506 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला प्रतापगढ़ के कंदही कोतवाली का है। थाना कंदही के अंतर्गत ग्राम सरसी खाम में नाबालिग किशोरी के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने पे एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और साक्ष्यों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कमाल खान है इस सारे मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से। सीधे उनके पास चलते हैं। कमाल, अगर हम यूपी का जिक्र करें तो हर गुजरते दिन के साथ इस तरह की वारदात कहीं अंदर तक डरा देती है। शाहजहांपुर में जो 2 बच्चियों के साथ हुआ, उसके बारे में क्या डिटेल है? आरोपी कौन है? क्या उनके साथ दुष्कर्म भी हुआ? नहीं, अभी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, ये फेरी लगाने वाले लोग हैं, बंजारे किस्म के, इस गांव में बसे हुए हैं। ये बिंदी, चूड़ी, आलता, कुछ छोटे मोटे बहुत सस्ते जेवर कान में, पैर में पहनने के गरीब लोगों के लिए ये इसकी फेरी लगाने वाले लोग हैं। ये गठरी में लाद के ये गांव-गांव फेरी लगा के उसको बेचते हैं। ये बच्चियां पहले कोई लोकल मदरसा है, वहां पे पढ़ने के लिए गई थी। वहां से पढ़ के आई तो इनके पास नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पास में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल गांव का, उसमें हैंडपंप लगा हुआ है। तो 3 बजे के बाद ये बच्चियां गई थी वहां पे हैंडपंप पे नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद इनको कुरान शरीफ पढ़नी थी, उसके लिए वो नहाने के लिए गई थी। उनके घर वाले कह रहे हैं कि वो सिपारा पढ़ना चाहती थी। तो वहां से जब वो वापस नहीं आई और इनकी ढूंढ हुई तो उसमें से एक बच्ची मरी हुई मिली हुई है और एक बच्ची बहुत बुरी तरह जख्मी है। जो बच्ची जख्मी है उसको अभी शाहजहांपुर से बरेली रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि शाहजहांपुर में कहा जा रहा था कि उतना बेहतर इलाज का इंतजाम नहीं है।
कमाल, अगर बहुत संक्षेप में जो दूसरी वारदात है जिसमें 25 साल की लड़की जली हुई हालत में मिली, उसका कोई अपडेट? नहीं, वो लड़की अभी बता नहीं रही है। वो चिन्मयानंद साहब का एक वहां पे कॉलेज है, उस कॉलेज की बच्ची है। उसके पिता वहां छोड़ गए थे, लेने आए तो वो नहीं मिली। हाईवे पे जली हुई वो खड़ी हुई थी। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन अभी वो बता नहीं पा रही है कि उसके साथ ये घटना कैसे हुई। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। गैंगस्टर रवि पुजारी को आज बेंगलुरु से मुंबई लाया गया। सेशंस कोर्ट ने उसे 9 मार्च तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पिछले साल ही रवि पुजारी को दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल से भारत लाया गया था। कर्नाटक में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले थे, जिसके चलते उसे पहले बेंगलुरु लाया गया। वहां की जांच होने के बाद उसे मुंबई लाया गया। कभी छोटा राजन के करीबी रहे रवि पुजारी ने मुंबई में 78 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, जो मामले उस पर दर्ज हैं। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, किस तरह के अपराध इन पर दर्ज हैं रवि पुजारी पे, और कितना बड़ा कैच है ये पुलिस के लिए? देखिए, रवि पुजारी के खिलाफ ढेर सारे अपराध हैं और खास करके मुंबई और आसपास के इलाकों में ही 78 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 49 में उसके खिलाफ सीधे सबूत हैं। फिलहाल जिस मामले में उसे लाया गया है वो 2016 में विले पार्ले में गजाली रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उसने फायरिंग करवाई थी जबरन वसूली के लिए। उस मामले के तहत, जो कि मकोका के तहत दर्ज है, उसमें लाया गया है। रवि पुजारी का एक मोडस ऑपरेंडी था कि वो गोली चलाकर दहशत पैदा करता था। मीडिया में फ़ोन कर बताता था कि मैंने फलां के ऊपर गोली चलाई है, और बाद में अपनी दहशत का फ़ायदा उठाकर वो फिर एक्सटॉर्शन मनी वसूला करता था। ये उसका मोडस ऑपरेंडी था। इसी कड़ी में वो महेश भट्ट के ऊपर भी गोली की चलवा चुका है। माजिद मेमन, जो कि एनसीपी के नेता हैं और पहले क्रिमिनल वकील हैं बड़े, उनके खिलाफ भी गोली चलवा चुका है। और साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर फाइनेंसर जो हैं अली मुरानी के घर पर भी फायरिंग वो करवा चुका है, और कई और लोगों को इस तरह से धमकाता रहा है। तो इस संबंध में बहुत दिनों से उसकी तलाश थी, पता किया जा रहा था। तो सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल में उसका लोकेशन ट्रेस हुआ था, जिसके बाद कोशिश की गई तो पहले कर्नाटक पुलिस को इसकी हिरासत मिली, क्योंकि उनके पास लगभग 97 मामले हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि कर्नाटक में हैं। तो उनकी अब हिरासत जब खत्म हो गई है, तब मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब जाकर अदालत के जरिए रवि पुजारी को अपनी हिरासत में लिया है। उसे यहाँ सड़क के रास्ते लाया गया है और अब कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ 9 मार्च तक की पुलिस कस्टडी मिल गई है। अब जिन मामलों में उसके आरोपी बनाया गया है, उसके खिलाफ अब सब उसके सबूत दर्ज कर जांच की जाएगी, और उसके खिलाफ जितने भी पुख्ता सबूत है उसे इकट्ठा करके एक पुख्ता मामला बनाने की फिलहाल यहाँ पर कोशिश है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। टूलकिट मामले में आज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल आरोपी दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। कल भी इन तीनों से पूछताछ हुई थी। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, क्योंकि दिशा रवि की जमानत पर भी फैसला आज 2 बजे तक आना है। मुकेश, जो पूछताछ चल रही है उसके बारे में कोई अपडेट? और दूसरा, पूछताछ 2 बजे तक खत्म करनी ही होगी, क्योंकि कोर्ट में क्या उनका, दिशा रवि का मौजूद रहना जरूरी है जब फैसला आ रहा हो, या फिर पूछताछ चलती रहेगी और वहां जमानत पर फैसला आएगा? जरा बता दें। देखिए, अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जो दिशा रवि की बेल पर फैसला है वो करीब 4 बजे के बाद आएगा। लेकिन फैसले के वक्त दिशा रवि का कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि दिशा रवि को रिमांड के बाद एक दूसरी कोर्ट में पेश करना होगा, तो फैसले के वक्त वो वहाँ पर नहीं रहेंगी। लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि 4 बजे के बाद फैसला आएगा। वहीं इस मामले में जो दिल्ली पुलिस साइबर सेल का ऑफिस है, वहाँ पर जो तीनों आरोपी हैं, दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर क्या इन तीनों के बयानों में विरोधाभास है, क्या ये लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो इनसे अलग अलग पूछताछ हुई है, अब साथ में बिठाकर पूछताछ हो रही है। पुलिस ने कोर्ट में ये कहा था कि जो दिशा रवि है उसने पूरा ब्लेम निकिता जैकब और शांतनु पर डाल दिया है, इसीलिए तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि जो तीनों लोग हैं वो देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे थे, जिसमें दिशा रवि भी एक साजिश करता है। वहीं जो दिशा रवि के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि दिशा रवि से पहले पूछताछ हो चुकी है, वो सारी बातें बता चुकी हैं, और दिल्ली पुलिस चाहती तो उनसे जेल में जाकर पूछताछ कर सकती थी। और उन्होंने जो पुलिस रिमांड है उसका विरोध किया था, लेकिन कल पुलिस ने दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। तो कल से लेकर आज तक उनसे पूछताछ चल रही है। आज करीब 4 बजे के बाद दिल्ली पुलिस दिशा रवि को फिर से कोर्ट में पेश करेगी, और उसी वक्त शायद
दिशा रवि की बेल पर ऑर्डर भी आएगा। जी शारिक। शुक्रिया मुकेश इस सारे अपडेट्स के लिए। तो मुकेश बता रहे हैं कि 4 बजे के करीब फैसला आ सकता है दिशा रवि की जमानत पर। बाकी पूछताछ इन तीनों को आमने सामने बैठाकर की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और अब वक्त है एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर का, जो मध्य प्रदेश से, जहां के दमोह जिले के हटा तहसील के एक सेकंड एडिशनल सेशंस जज ने एक केस के ऑर्डर शीट की कॉपी में एक केस के आरोपी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि पुलिस वाले भविष्य में उन पर गंभीर झूठे आरोप लगा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल ये केस 2019 में हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई का पति गोविंद सिंह। इस मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में चल रही है। यह मामला तब गरमाया जब सुनवाई कर रहे सेकंड एडिशनल सेशंस जज ने ऑर्डर शीट में लिखा कि जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं इसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है, मगर आरोपी बहुत प्रभावशाली और राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति है और आरोपी उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज से आवेदन कर चुका है, जिसे जज ने झूठा पाया और आवेदन को निरस्त कर दिया। लेकिन अब आरोपी पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत दबाव बना रहे हैं। अब जज ने इस मामले में जिले के चीफ सत्र न्यायाधीश से यह मामला किसी और जज को सौंपने की गुहार लगाई। मुझे नहीं मालूम कि उनने किस परिप्रेक्ष्य में ये लिखा है। बीएसपी विधायक रामबाई के पति का मामला चल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु मध्य प्रदेश सुचारू चल रहा है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये सब स्थितियाँ कांग्रेस की सरकार के समय जरूर थी। वो 15 महीने में कांग्रेस ने अराजकता का माहौल बनाया था और 15 महीने में तो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया अपनी सरकार बचाने के लिए। हमने कभी भी किसी को भी संरक्षण नहीं दिया और ना मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अपराधी की जो जगह है वो शिक्षों के पीछे है और ये सुनिश्चित होगा। ये जो मुद्दा आप कह रहे हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर न्यायपालिका के मुख्य पदों पर बैठे हुए हमारे जज महोदय को ऐसा लगेगा कि उनकी जान को खतरा है, पर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लें अराजकता की स्थिति है। लगातार राजधानी में भी बलात्कार हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 हो गया। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा सरकार को करना चाहिए और एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते इस मामले को हम लोग सदन में उठाएंगे। ये पथरिया से विधायक है श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह। गोविंद सिंह उनके पति हैं और यही इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड, जो कांग्रेस के नेता थे, 2019 में उनकी हत्या हुई थी। और क्यों 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार में उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई? ये बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है और ये इनका बंगला है। अब आप सोचिए कि उस वक्त इतना रसूख था क्योंकि कमलनाथ सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं थी। एक विधायक की संख्या बहुत अहम थी। बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय। सबका समर्थन कमलनाथ को मिला था और ये सरकार को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी था। और शायद इस वजह से अपने ही नेता के हत्या के आरोपी को भी उस मामले में उसके परिजनों को कमलनाथ सरकार में न्याय नहीं मिला। तब बीजेपी विपक्ष में थी और उस वक्त गोविंद सिंह खुलेआम विधानसभा परिसर में घूमते देखे गए थे। तस्वीरें हमने कैद की थी, जबकि उस वक्त भी वो फरार थे। 3 हत्या का उनके ऊपर मामला चल रहा है, जिसमें से 2 तो कांग्रेस के ही नेता हैं। उसके बावजूद वो जब परिसर में घूम रहे थे तब बीजेपी ने, जब हमने ये खबर दिखाई तो बीजेपी ने सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला माना। ये भी माना कि कमलनाथ सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। लेकिन अब बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, बावजूद इसके एक विधायक की संख्या इतनी अहम है कि फरारी में घूमने के बाद एक जो मौजूदा न्यायाधीश हैं वो अपने ऑर्डर शीट में लिखते हैं कि अभियुक्त गण और पुलिस की मिली भगत से उनको खतरा है, उन पर मिथ्या आरोप लगाए जा सकते हैं और कोई भी अप्रिय घटना उनके साथ हो सकती है। बावजूद इसके रामबाई अपने, चूंकि वो विधायक हैं तो वो विधानसभा में मौजूद ज़रूर हैं। वो पुरानी सरकार में मुख्यमंत्री को अपना सबसे बड़ा हितैषी बताती थी। मौजूदा सरकार में बीजेपी के 2 नेताओं को वो अपना रिश्तेदार बता चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री, गोविंद सिंह, ये सारे लोग सागर से ही आते हैं और इसके बावजूद एक
मौजूदा न्यायाधीश को ये लिखना पड़ रहा है। हालांकि ये भी बात है कि पुलिस की तरफ से भी जो एसडीओपी हैं उन्होंने भी एक शिकायत दी है और उनका कहना है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने उनको अपमानित किया है और उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, उनको कोर्ट रूम में बुलाकर कई घंटों तक खड़ा रखा गया, इस तरह की शिकायत उन्होंने भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो इंगित कर रहे थे कि क्योंकि ये मामला 7 फरवरी का है और इसके बावजूद जो प्रदेश के आला नेता या जो और अधिकारियों को इस मामले में उनको संरक्षण या संज्ञान में लेना था वो नहीं दिख रहा है। तो अब ये बड़ा बहुत गंभीर मामला है कि 2 सरकारों ने एक अपराधी को एक तरह से जिनके ऊपर जो लोअर कोर्ट से कन्विक्टेड भी हैं उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में एक अचरज वाली बात है और न्यायाधीश को लिखना पड़ रहा है कि जो पुलिस है, जो अभियुक्त हैं, वो उनके खिलाफ मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये एक बड़ा मामला है जिसमें एक सिटिंग जज को ये लिखना पड़ रहा है कि उनको खतरा हो सकता है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि हो सके तो मामले को किसी और न्यायालय में ट्रांसफर कर दीजिए। कर्नाटक के चकबल्लापुर जिले में जेनेटिन रॉड ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई। घटना आज सुबह की है जब कुछ लोग जेनेटिन रॉड को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे जिसका इस्तेमाल खनन में ब्लास्ट के लिए किया जाता था। तभी धमाका हो गया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर रखा गया था और पुलिस रेड के डर से इसे निष्क्रिय किया जा रहा था। एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी है। इस मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। तो आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।